ओके, सो फ्रिक्शन भी शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में। इनफैक्ट फ्रिक्शन में जो बड़ी बड़ी चीजें वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब छोटी छोटी चीजें बाकी है ना। हम्म। फ्रिक्शन कैसे लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, ये सब हम देख चुके हैं। आपके सिलेबस में जो नहीं था वो भी देख चुके हैं, राइट। क्या हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं, राइट, है ना। आज हम लोग बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे। आज आपके सिलेबस के अंदर वाली बातें क्या है। सबसे पहला है कि आपके टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन अ नेसेसरी इवल। इसका मतलब क्या है। फ्रिक्शन के बेटा ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं या फिर सिर्फ नुकसान ही नुकसान। फ्रिक्शन के फायदे भी हैं, नुकसान भी, ठीक है। ये हमारे लिए जरूरी भी है और कई जगह ये हमारा नुकसान भी कराता है, ठीक है। ये इस टॉपिक का मतलब। तो कहाँ पर फायदा कराता है, कहाँ पर नुकसान कराता है, कैसे ये एक्ट करता है, मतलब किस सिचुएशन में हम चाहते हैं फ्रिक्शन हो, किस सिचुएशन में चाहते हैं फ्रिक्शन ना हो, वो सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके बेटा। हम्म। सो शुरुआत कहाँ से करें? देखो, ध्यान दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कई चीजों को होल्ड करना आसान होता है, कई चीजों को होल्ड करना मुश्किल होता है। देखा है कभी कि नहीं देखा? नोट किया इस चीज को? हम्म। जैसे कि आपकी बुक वाले एग्जांपल ले लेता हूँ, अलग से क्यों लूँ। कुल्हड़ समझते हो सब लोग? नहीं समझते हो? क्ले वाला जो कप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़ बोलते हैं, ठीक है। अरे वो चाय के लिए नहीं आता, क्या बोलते हो आप लोग उसे? कुल्हड़ी कहते हो ना, कुछ और कहते हो? जो चाय पीते हैं मिट्टी वाले कप में, तो क्या बोलते हैं? कुल्हड़ कहते हैं। और दूसरा आप एक ग्लास टम्बलर ले लो। किसे पकड़ना आसान है, कुल्हड़ को कि ग्लास टम्बलर को? किसको होल्ड करना आसान होता है? कुल्हड़ को। क्यों? क्योंकि वो रफ होता है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ग्लास टम्बलर बहुत बहुत मतलब कप, जो कांच का ग्लास होता है काफी चिकना होता है ना, उसमें फ्रिक्शन कम होता है, उसलिए उसको होल्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? उसमें भी सोचिए, अगर इसके ऊपर विथ ग्रीसी ऑयल आपने खाना खाते खाते कांच के ग्लास में पानी पिया, उसमें अपने गंदा हाथ तेल वाला हाथ आपने उस कांच के ग्लास में लगा दिया। अब वो हाथ से फिसलता है कि नहीं फिसलता? फिसलता है ना। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे और फ्रिक्शन कम हो गया। तो फ्रिक्शन चीजों को होल्ड करने के लिए काम आता है, सबसे बेसिक काम है, समझ रहे हो। चीजों को हम होल्ड कैसे करते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। मैं अगर इसको ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक पेन है, मैं इस पेन को इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, राइट। दोनों तरफ से ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, तो ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ना, और ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है ना, हाँ है ना। तो ग्रेविटी को बैलेंस कौन कर रहा है? हम्म। फिंगर्स का फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना बेटा, देखो फिंगर्स तो मैंने ऐसे पकड़ा। हम्म। फ्रिक्शन का फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, क्योंकि यहां पर जब भी पेन नीचे खिसकने की कोशिश करेगा तो यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आई बात? जहां जहां से मैंने पेन को पकड़ रखा है ना, वहां पे ये फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से ये नीचे नहीं गिर रहा है। समझ में आया? तो अगर इस पेन बहुत चिकना होगा तो फिसल जाएगा, हाँ या ना।
फ्रिक्शन कम हो जाए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, फ्रिक्शन बहुत कम हुआ, अगर ये रफ नहीं हुआ, एकदम स्मूथ हुआ, तो ये फिसल सकता है कि नहीं फिसल सकता। सेम चीज़ होता है आपके ग्लास टम्बलर के साथ, अगर उसमें खासतौर से अगर उसमें ग्रीस लगा हुआ तो। ठीक है बेटा। हम्म। यस सर। आपने देखा होगा कि इसका और क्या यूज होगा, वॉकिंग में यूज होगा। कहाँ यूज होगा फ्रिक्शन का, वॉकिंग में। आपने कभी देखा होगा कि कितना मुश्किल होता है एक, अगर मान लो कि मार्बल का फ्लोर है, उसके ऊपर तेल गिर गया, उसमें चलना आसान होता है कि मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है ना, गिरने का डर लगता है ना, क्यों? बिना बिना फ्रिक्शन के चलना भी मुश्किल है ना? तो फ्रिक्शन नेसेसरी है कि नहीं है? चलने से लेके किसी चीज को होल्ड करने में भी फ्रिक्शन का यूज कर रहे हैं, है ना बेटा? यस सर, तो सब जगह फ्रिक्शन। हाँ। राइटिंग विथ पेंसिल बिना फ्रिक्शन के हो पाएगा क्या? हो पाएगा? नो, नो सर। नहीं हो पाएगा। पेंसिल या चौक ले लो, कोई भी एक ही बात है ना, पेंसिल या चौक। ठीक है। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? ब्रेकिंग, किसी मूविंग गाड़ी को रोके हो कैसे बिना फ्रिक्शन के? ब्रेक लगा के रोकते हैं ना, और ब्रेक में क्या यूज होता है, फ्रिक्शन यूज होता है, राइट? हम्म। यस सर, गाड़ी में सर। ब्रेकिंग से तो छोड़ो, टर्निंग के लिए भी फ्रिक्शन का यूज करते हैं हम लोग। अभी गाड़ी को टर्न करते हैं ना, उसमें भी क्या यूज करते हैं, फ्रिक्शन ही यूज करते हैं। ओके बेटा। अपने आप डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई ना कोई फोर्स चाहिए। कौन लगाएगा वो फोर्स? फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये तो फायदे हुए, कुछ फायदे हुए, और भी बहुत सारे फायदे, ये कुछ फायदे हुए। ठीक है। नुकसान क्या है फ्रिक्शन के? सबसे पहला और बेसिक नुकसान, वियर एंड टीयर। जूते चप्पल घिस जाते चलते चलते कि नहीं, नहीं घिसते? हम्म। हाँ सर। हम्म। सर घिस जाते घिस जाते हैं, हैं, तो, खराब भी हो। तो नुकसान है ना, हाँ है ना? और और कोई नुकसान बता सकते हो? हम्म। गाड़ी का पहिया ब्रश हो जाना। वियर एंड टीयर ऑफ शूज, वियर एंड टीयर ऑफ व्हील्स, नहीं क्या लिखेंगे, टायर्स, है ना? हम्म, और कहीं पर, और कहीं पे जहाँ पे फ्रिक्शन परेशान करता है, सोचा है कभी? आपकी बुक में तो नहीं है, आप अपने जनरल लाइफ से बताइए कहीं पे फ्रिक्शन आपको परेशान करता हो। बोलिए। कोई नहीं बोलेगा? सर कोई हेवी बॉक्स मूव करने में। हम्म। मूविंग अ हेवी बॉक्स, है ना? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम करने में फ्रिक्शन हमारे अगेंस्ट लग जाता है, राइट? तो हमें उसे ओवरकम करना पड़ता है, राइट? है ना? अच्छा, फायदे और है आपकी किताब में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं।
बर्निंग अ मैच स्टिक, है ना। क्या होता है, आपको पता है ना कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? पता है ना? और हाँ, हाथ को रखने से। पता है ना, सबको पता है ना, हाँ, है ना। तो हाथ को रब तो करके, मैं मैच स्टिक में भी क्या हो रहा है, माचिस की तिल्ली उस मैच बॉक्स के ऊपर रब हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस हुई, उसी हीट से वो जलती है। तो ठीक, मतलब उसमें फ्रिक्शन कैसे हो? क्यों? दो चीजें रब हो रही है ना आपस में, तो फ्रिक्शन तो हो गई, ओ, है ना। और सर एक डाउट। हाँ, बोलिए। सर जो नाम लिखते हैं पेंसिल से कैसे? क्या? सर जो पेंसिल लिखा मैंने यहाँ पे। यस क्या होता है जब हम लिखते हैं, आपको पता है ना, लिखते लिखते पेंसिल घिस जाती है, ये चौक घिस जाता है, यस बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से तो घिस रहा है वो। फ्रिक्शन की वजह से ही तो आपका क्या हो रहा है कि जो जो आपका जो लेड, जो जो भी लेड का जो लेड बोलो, जो ग्रेफाइट है आपका पेंसिल में, है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से घिसकर पेपर पे रह जा रहा है, तो लिखा वो वहां पे राइट हो जा रहा है। जब चौक से बोर्ड पे लिख रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से चौक घिसकर जहां पे आपने चलाया वहीं पे रह जा रहा है कुछ चौक, है ना। यस यस सर। ठीक है, तो लिखने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंसिल से या चौक से क्या यूज करते हैं, फ्रिक्शन का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलो। ओके तो बहुत सारे केसेस हैं जहां पे हम लोग फ्रिक्शन को फेवरेबली यूज करते हैं, कई जगह पे हमारा फ्रिक्शन हमारे अगेंस्ट काम कर रहा होता है, मोस्टली चीजों को मूव करने के टाइम पे, है ना। हाँ या ना। तो कभी हमको फ्रिक्शन चाहिए, कभी हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो मतलब कि वी नीड वेज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रिक्शन, है ना। हाँ है ना, कहीं पे फ्रिक्शन चाहिए तो वहां पे हम चाहेंगे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो क्या चाहेंगे, फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो सर जाए, है ना। तो जहां पर नेसेसरी है वहां पे हम इंक्रीज करेंगे, जहां पर इविल है वहां पे हम डिक्रीज करें, राइट। सो इंक्रीजिंग के एग्जांपल बताएगा कोई मुझे, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के कोई एग्जांपल? सर नीली एरिया का रोड में छोटा छोटा टेबल्स लगाना। पेबल्स नहीं बोलोगे, पेबल्स तो मतलब बहुत स्मूथ होते हैं ना, आप बोलोगे कि छोटे छोटे कोर्स ग्रेन्स लगाना पत्थर पे, है ना। छोटा छोटा पत्थर। हाँ, वो ठीक है, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या बोलेंगे, बेसिक एग्जांपल, आपने कभी फुटबॉल वगैरह खेला कि नहीं खेला, कि उस वो उम्र आने से पहले ही अपन लॉकडाउन में फंस गए? हम्म, खेला है ना, सर टीवी पे देखा होगा। यस सर, सर उन जूता में पाइप रहता है। जूते में क्या होता है, स्पाइक्स रहते हैं, क्रिकेट में भी रहते हैं लेकिन थोड़े कम रहते हैं, क्रिकेट में उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, इनफैक्ट क्रिकेट में स्पाइक्स कई जगहों पे नुकसान कर सकते हैं, फ्रिक्शन कई जगह हमें कम भी चाहिए होता है। तो क्रिकेट के शूज़ में स्पाइक्स थोड़े कम होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, क्या नाम है आपके, सर हाँ। फुटबॉल जब खेलते हैं तो उसमें स्पाइक्स लगा रहता है, तो फिर फुटबॉल फुटबॉल में नहीं रहता है, शूज़ में रहता है, हाँ बोलिए। नहीं सर, शूज में होता है हाँ स्पाइक्स, तो वो फुटबॉल को कुछ करता नहीं। बेटा, तो हम क्या फुटबॉल को नीचे से, आप आपने कभी नहीं खेला ना फुटबॉल, तो खेले हैं। तो क्या फुटबॉल को नीचे से फोड़ते हो क्या पैर मार के, कि कहाँ से मारते हो नहीं फुटबॉल सर, को? तो शूज ऊपर से के मारते हैं। शूज के नीचे से मारते हो क्या? शूज के नीचे से नहीं मारते ना, ओके, समझ में आया। समझ गया। दूसरा स्पाइक्स हो गया, दूसरा क्या है, ट्रेडिंग ऑन टायर्स, ट्रेडिंग मतलब वो जो डिजाइन बने रहते हैं टायर्स पे, ग्रूव्स बने रहते हैं ना, वो, ठीक है।
समझ में आई बात? यस सर। देखा होगा खासतौर से अपने ट्रक के और ट्रैक्टर के टायर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। यस सर सर। जूते में क्या? सर जूते में रहते हैं ट्रेडिंग। जूते में, हाँ सोल्स में रहता है, सही बात है, स्पाइक्स, सही बात है, ट्रेडिंग ऑन टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज एंड स्लीपर्स, राइट, यस है ना? और और कहीं भी इंक्रीज करने वाला? सर ट्रेडिंग और टायर के बाद क्या लिखे हैं? सोल्स एंड शूज पे जो ट्रेडिंग जो है सिर्फ टायर्स में थोड़ा ना होती है, आपको चप्पल के नीचे भी तो रहती है ना, कि नहीं रहती? चप्पल के नीचे भी आपके जो शूज होते हैं, आपके जो स्लीपर्स होते हैं, उसके नीचे भी तो ग्रिप बनाने के लिए ट्रेडिंग होती कि नहीं होती? यस सर। उसका मैं बात करता हूँ, सोल्स ऑफ शूज और स्लीपर्स, ठीक है। अगला है ब्रेक पैड्स, ठीक है। सर हाँ, तो जब मैंने आपको कोचिंग के लिए वाइट ब्लू पेन लगाया था शूज में, तो वो जब हम लोग देखते नहीं बॉल को उसके ऊपर पैर के ऊपर बॉल के ऊपर में पैर रखते हैं, अरे वो विक्रम, तो वो तो धीरे रखते हैं ना, थोड़ा ना खूब जोर से फूंक देते हैं उसके अंदर, वो- ठीक है। चलो, तो ब्रेक पैड्स से फ्रिक्शन बढ़ाने के काम आता है। जब क्या नाम है, आपने देखा होगा, साइकिल चलाई होगी सबने। हम्म यस सर। तो साइकिल पे जो ब्रेक दबाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक पैड जाके उसके व्हील्स में लगते हैं कि नहीं लगते, देखा है? यस वो ब्रेक पैड्स नॉर्मली हाँ, तो वो ब्रेक पैड क्या बोले? एक काम करना, साइकिल का ब्रेक दबाना अगली बार, आप देखोगे कि कुछ चीज होगी जो आपके व्हील्स को जाके जकड़ लेगी ऐसे पकड़ते, ठीक है। ओ ये सर समझ में आ गया क्या समझ में आ गया? ब्रेक पैड। तो वो जो उसके आगे ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, है ना, अंत में जो पैड जो लगा होता है ना, अंत में पैडिंग जो होती है ना, जो रबर की या कुछ ऐसे मटेरियल की होती है, रबर जैसे मटेरियल की होती है, उसको पकड़ के हाँ, वो ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि ताकि ब्रेक ले। ताकि ब्रेक लग सके। हम क्या करते हैं, नॉर्मली वो ब्रेक पैड्स आपके टायर के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, राइट, पर जैसे हम ब्रेक दबाते हैं वो जाकर टायर को पकड़ते नहीं है, मतलब सिर्फ कांटेक्ट में नहीं आते बल्कि उसको प्रेस भी करते हैं, है ना। जब प्रेस करेंगे तो नॉर्मल फोर्स आएगा, तो उसके बाद स्लाइडिंग होगी तो फ्रिक्शन लैग करेगा, है ना, जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो उसी काम के लिए क्या है हमारे पास, अब उस फ्रिक्शन को और बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसा मटेरियल जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो ब्रेक पैड्स ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है। हाँ, ब्रेक पैड्स ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो, राइट। कबड्डी खेल देखा है कभी, प्रो कबड्डी देखा है कभी? यस यस हमने देखा है, वो अब बार बार जो प्लेयर्स होते हैं अपने हाथ में कुछ पाउडर जैसा लगाते हैं, देखा है कभी? सर मिट्टी को रगड़ते हैं बस मिट्टी रगड़ते हैं, हाँ, पैदा करते मिट्टी से रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? कि देखो, नॉर्मली हम लोग खेलेंगे तो मिट्टी रगड़ेंगे, और प्रो कबड्डी में मिट्टी लगाने की जगह कुछ पाउडर ऐसा लगा लेते हैं, देखा होगा शायद, है ना। तो ऐसा मटेरियल लगाते हैं, मिट्टी लगा के क्या करते हैं, पसीना पसीना भी सूख जाता है, दूसरा मिट्टी से थोड़ा सा ग्रिप भी आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सामने वाला प्लेयर आएगा आपके पाले में, आपके साइड में, उसको जाने से रोकना, लौटने से रोकना, पकड़ना होगा ना उसे, तो ग्रिप टाइट हो इसके लिए क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए मिट्टी मिट्टी लगाई जाती है, ठीक है बेटा। हैं। यस अगर आप खुद अगली बार कभी कबड्डी खेल रहे हो तो काम करना, पैर और हाथ में पूरा तेल लगा के जाना। सर बहुत पैर में जब हमारा बॉडी स्वेट करता है उससे पाउडर लगता हाँ, इसलिए लगाते हैं, पाउडर से क्या होता है, वो स्वेट और पानी जो है वो हट जाता है, ठीक है। जिम सेम काम करते हैं जिमनास्ट, सेम टू सेम काम करते हैं। जिमनास्ट देखते हो ना, हमेशा पता नहीं व्हाइट का पता क्या क्या लगाते हैं, जिमनास्ट को देखा होगा, या इवन क्या बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग में देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? है। यस सर ये जिम्नास्ट क्या होता है? क्या? जिमनास्ट नहीं जानते आप?
अरे वो जो ओलंपिक्स वगैरह में देखा होगा आपने शायद कि दौड़ते दौड़ते आते हैं ऊट पटांग कर तब करते हैं बॉडी से। जिम्नास्टिक। हाँ जिम्नास्टिक, हाँ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जानते हो, जिम्नास्ट नहीं समझ रहे हो। जिम्नास्टिक तो करने वालों को जिम्नास्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, सर और एक एग्जांपल बोले। बोलो बोलो। ट्रेन या बस का जो फ्लोर होता है ना नीचे, हम्म। उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्पॉट स्पॉट होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। रबर फ्लोरिंग ऑन, कई बार रबर फ्लोरिंग होती है, कई बार रबर जैसे मटेरियल की फ्लोरिंग होती है ना ऑन बस। उसमें भी कई बार क्या करते हैं हम लोग, ग्रूविंग भी काट देते हैं। ग्रूव काटने का मतलब बेसिकली ट्रेडिंग भी कर देते हैं, है ना। हाँ या ना। यस एंटी स्लिपिंग मैट देखा है कभी किसी ने? एंटी स्लिप मैट इन वॉशरूम्स, देखा है कभी? यस सर। नहीं देखा है। बेसिकली प्लास्टिक का या रबर का, क्योंकि वॉशरूम के फ्लोर पे पानी गिरता है तो चिकना हो जाता है। कई लोगों के बारे में सुना होगा, वॉशरूम में गिर गया हड्डी टूट गई, सुना है कि नहीं सुना? यस सर, यस। मजाक भी उड़ाते हैं लोग एक दूसरे का भी, तो वो वॉशरूम में गिर के हड्डी तोड़ लिया, है ना। हाँ यस सर। अब मजाक उड़ाना अलग बात है, लेकिन हड्डी टूटना तो अच्छी बात नहीं है ना। और हड्डी टूटने से बचने के लिए क्या कर सकते हो, या गिरने से बचने के लिए क्या कर सकते हो? वहाँ पे फ्रिक्शन घटाना है। तो क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे रखते हैं, कुछ मैट्स ऐसे रख देते हैं हम लोग जिसके नीचे ऐसे एयर सकर्स हो। एयर सकर समझते हो ना, प्रेशर में पड़ा था, जिसे छिपकली चिपकाते थे, है ना। और ऊपर प्लास्टिक का मटेरियल होता है जिस पर ट्रेडिंग भी होती है। प्लास्टिक या रबर किसी की चीज़ का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है, जिसके ऊपर ऐसे ट्रेडिंग भी होती है। तो ये मैट चिपक जाएगा जमीन पे, फ्लोर पे। और ऊपर, तो ये तो मैट तो फिसलेगा नहीं। और ऊपर क्या है, ऊपर ट्रेडिंग है तो हम भी उसके ऊपर नहीं फिसलेंगे, है ना। मटेरियल भी वो मार्बल नहीं है तो हम फ्रिक्शन कम हो जाएगा, राइट। तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा ना, डैमेज हो सकता है, बन सकता है। मैं तो इसलिए तो ये सिलिकॉन का या ऐसा मटेरियल का बनाया, प्लास्टिक का बनाया जाता है या रबर का बनाया जाता है जो जल्दी पानी में जल्दी खराब ना हो, ठीक है। या एंटी स्लिप मैट, मैट भी आता है, एंटी स्लिप टाइल्स भी आती हैं। लेकिन एंटी स्लिप टाइल्स में जो भी है, इसमें ये क्या है, थोड़ी सी खुरदरी टाइल्स होती है, थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं, टेक्सचर होता है, ठीक है। और उठा रहता है। हाँ उबड़ खाबड़ सा होता है हल्का सा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बना सकते हैं। तो इन सब जगहों पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कई जगह पे फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करने की कोशिश करते हैं। कॉपी कर लिया हमने, यस सर। जल्दी जल्दी करो, आगे बढ़ जाऊं। यस सर। तो 6 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट दीजिए। अच्छा, ये 7 है। अगला है डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का सिनेरियो बताओ, कहीं हम यूज करते हैं क्या फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का? हम्म, आपने कभी यूज किया है फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए? कभी आपने खुद से कुछ किया है? हम्म, कैरम खेले हो कभी? यस यस हाँ सर, वो पाउडर में पाउडर यूज होता है, हाँ उसकी वजह से हाँ फ्रिक्शन कम आता है। हाँ, है ना। कैरम, कई लोग तो बोले हाँ सर कैरम खेला तो, पर मोबाइल पे खेला है सर। नहीं सर, असली में बहुत खेले हैं। असली में खेले हैं। असली में खेले हो ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, जीवन में कैरम खेलना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बिना बड़े नहीं होना चाहिए। यस सर। हम्म, तो एक और है, जैसे कि कोई सामान उठाना है, उसके नीचे हम कुछ कपड़ा या फिर कुछ उठाने वाला है, वेरी गुड वेरी गुड। वो इजली निकल। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जैसे जैसे मैंने बड़े शौक शौक में एक जिम मशीन खरीद ली थी, ठीक है। वो उसमें सब कुछ है, वेट्स है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या, मल्टीपल एक्सरसाइज कर सकते हो आप उसमें। मेरे घर में मैंने खरीद ली थी शौक शौक में, कुछ दिन किया भी,
काफ़ी दिन तक वो जा रहा था, जिम जा रहा था, फिर घर में खरीद ली कि यार जिम जाने जाने में ना टाइम बहुत लग जाता है, वहाँ पे जाके वेट भी करना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है कई बार, किसी दिन किस्मत खराब हो तो उस दिन क्लास लेने में लेट होने का डर लगता, तो बिना एक्सरसाइज के वापस आ जाता था, तो घर में खरीद ली मैंने मशीन। जितने में उनको दे रहा था पैसे जिम वालों को, उससे सस्ते में मशीन आ गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, वो यूज़ होना बंद हो गई कुछ दिनों बाद, बस उसको कभी इधर से उधर से खिसकाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या किया मैंने, उसके नीचे एक दरी डाल दी है। ठीक है, वो दरी मेरे फ्लोर पे आसानी से फिसल जाती है, तो मैं मशीन को आराम से एक जगह से दूसरी जगह हिला पाता। समझ में आई बात? आया ना? तो मुझे समझ में आ गई। कभी किसी और ने ट्राई नहीं किया ये? हाँ सर, ट्राई किया है मैंने बहुत ट्राई किया। हाँ, तो मतलब बड़ी भारी सामान को उठा हिलाने के लिए क्या करते हैं, मूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके नीचे कुछ क्लॉथ डाल सकते हैं, राइट। जो नहीं डालता है अगली बार ट्राई करना, समझ में आएगा कितना आसान हो जाता है चीज़ें। ठीक है, पुटिंग तो आटा को मिलाने के लिए वो यूज बिलो अ हेवी बॉक्स लिखते हैं, थोड़ा ना जिम मशीन लिखेंगे, राइट। बॉक्स वाइल मूविंग इट, है ना। ये घर के जुगाड़ू तरीके में, है ना। और कोई तरीका बता सकते, और कोई बता सकते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन डिक्रीज करने की कोशिश की हमने? बोलिए। तो बाइसिकल्स में ग्रीस लगाते हैं। तो ऑयल लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, हाँ। जैसे कि कोई मशीन या फिर कोई टेबल है कि नीचे ना कुछ भी नहीं है, तो उसमें फ्रिक्शन होता है, लेकिन जब उसके नीचे कुछ चक्का या फिर कुछ लगा है तो आसानी से उसको हम हिला हम्म सकते हैं। हाँ, बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, राइट। और सबसे कॉमन और सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, जहां पर इसको पॉसिबल हो सके हम यूज करते हैं, वो क्या है? व्हील्स, राइट, यस। है ना। क्यों? देखो, वैसे तो इसका रीजन कुछ सब्जेक्टिव जाओगे तो काफी कुछ हो जाएगा, अभी आप ऐसे बोल सकते हो क्या, सॉरी, व्हील्स का यूज क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज व्हील्स रोल करके चलते हैं ना। हम्म तो रोलिंग फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा, एक और फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आई बात? चीजें रोल आसानी से हो जाती है इन कंपेरिजन टू स्लाइडिंग। ठीक है बेटा। अच्छा, ये ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनको कंबाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीज आर ल्यूब्रिकेंट्स। देखो, वैसे तो और भी बहुत अच्छी चीजें हैं, मुझे नहीं पता आपके बुक में है कि नहीं, मैं चेक नहीं किया हूँ। जैसे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए ना, कई बार हम लोग दो सरफेस के बीच में सिर्फ एयर का यूज करते हैं। ये है क्या आपके उसमें? अच्छा, बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स समझते हो? समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं और समझते? बॉल समझ में आ गया, बेरिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं छर्रा। मुझे नहीं पता बंगाली में क्या बोलते हैं। क्या होता है, जैसे आपकी साइकिल है ना, साइकिल का जो सेंटर पे जो एक्सल है वो तो फिक्स्ड है ना, और हाँ। इसके ऊपर एक सिलेंडर जैसा, पतला छोटा सा सिलेंडर जैसा एक चीज होगा, ये जिससे व्हील अटैच होगा, वो घूम रहा होगा, राइट। तो ये घूमेगा, इसके ऊपर तो बीच में फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स डाल देते हैं।
समझ में आई बात? बड़े में दिखाता हूँ। बड़े में देखो क्या होता है, ये आपका अंदर वाला एक्सल हो गया, ये बाहर वाला वो व्हील हो गया, और बीच में क्या पड़ा हुआ है, ये देखिए ना, ये जो छोटी छोटी बॉल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, बॉल बीयरिंग्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? Yes, sir. So, wheels में लगते हैं। क्या? Sir, wheels में लगते हैं। Ball bearings। हाँ व्हील्स में लगते हैं दो। अब जनरली जब एक एक्सल के ऊपर कोई दूसरी चीज ऐसे रोटेट करेगी ना, तो उसके बीच में हम लोग बॉल बीयरिंग से यूज करते हैं। ठीक है बेटा? Okay, sir. क्यों? रीजन सिंपल है। क्या? अब स्लाइडिंग की जगह रोलिंग होगा ना, हाँ, sir. एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, Okay, sir. और कोई जगह जहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस करते हो आप लोग किसी तरीके से? देखो कई बार दो सरफेस के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है ना, उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर यूज कर लेते हैं, हाई प्रेशर। ठीक है, समझ में आई बात? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कर पाएंगे, मैं समझाता हूँ। वैसे हालांकि ये लुब्रिकेंट्स नहीं, लुब्रिकेंट हाँ, जैसे हम लोग जब कॉलेज में गए थे तो वहाँ एक एक्सपेरिमेंट करना था जिसमें फ्रिक्शन बहुत कम चाहिए था। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर था ऐसा, यहाँ नीचे से खूब तेजी से एयर पुश किया जा रहा था, और यहाँ पर खूब सारे छोटे 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 होल्स थे। जैसा इधर है वैसा ही इस साइड पीछे भी, पीछे वाला साइड जो नजर नहीं आ रहा उसमें भी होल्स है खूब सारे। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. इधर भी होल्स है, पीछे भी होल्स है। इसको अगर आप साइड से देखोगे तो क्या नजर आएगा, एक ट्रायंगल ऐसा नजर आएगा। इधर भी खूब सारे होल्स हैं, इधर भी खूब सारे होल्स हैं, तो क्या हो रहा है, इधर से हवा ऐसे निकल रही है, इधर से हवा ऐसे निकल रही है। दोनों तरफ हाँ, अब क्या किया, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना जिससे हवा चारों तरफ से निकल रही थी, उसके ऊपर हम लोगों ने एक, इसके ऊपर चलने वाली, ये बेसिकली एक तरीके से रेल हो गई, इसके ऊपर हम लोग रेल गाड़ी रखें। रेल गाड़ी कैसी होगी, ये मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, मतलब फिजिक्स साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, ऐसा हमने कुछ स्ट्रक्चर रखते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ से हवा क्योंकि इतनी तेजी से आ रही है, ये स्ट्रक्चर कभी भी उसके साथ कांटेक्ट में आएगा क्या, ये व्हाइट सरफेस कभी भी येलो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा क्या? नहीं, जब उसको उठा के रखेगा। हवा उसको उठा के रखेगी, कांटेक्ट नहीं होगा। अब उसको आप धक्का लगाओगे तो एकदम स्मूथ जाएगा, राइट? लुब्रिकेंट कैसे काम करते हैं, आपके दोनों सरफेसेस के बीच में घुस जाते हैं, दोनों के इंटरलॉकिंग को रोक देते हैं, है ना? तो इसमें भी एयर कांटेक्ट करने नहीं दे रहा। हाँ, तो इसलिए फ्रिक्शन कम हो जा रहा है, राइट? तो एयर क्या बोलते थे इसको, एयर बेड कहते नहीं, ये क्या कहते थे, बेड तो नहीं है ना ये, जो भी इसका नाम भूल गया मैं इसका, जो भी है, समझ रहे हो बात को? लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के लिए हम लोग एयर भी यूज करते हैं, लेकिन ये चीज जनरली साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती है। इसका लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। सुना है कभी इसका नाम? नहीं, नहीं सुना? Sir, सुना है। ये क्या होता है ना, ये एक ऐसी गाड़ी है, ये ऐसा व्हीकल है जो जमीन पे भी चल सकता है और पानी पे भी चल सकता है। क्या करता है, ये अपने नीचे खूब तेजी से एयर को पुश करता है, तो हल्का सा जमीन से ऊपर उड़ जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद पीछे की तरफ हेलीकॉप्टर की तरफ पंखा लगा दिया तो ये आगे मूव करने लग जाता है। समझ में आई बात? Yes. Sir, मतलब वो air से- हाँ हाँ, वो अपने और ग्राउंड के बीच में एयर भर देता है,
जिससे वो कांटेक्ट में नहीं रहता ग्राउंड के और वो मूव करता है। समझ में आई बात? समझ में आ गया। समझ में आ गया? ओके। सर हाँ बेटा। सर अब जो 4 नंबर में लिखे ना व्हील, हम्म। सर तो व्हील को भी तो रोल करने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए। तो रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है ना, बात नहीं समझे। व्हील को रोल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, बट उस केस व्हील के केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना वो बहुत कम होगा इन कंपेरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसलिए आपका जो जो सामान व्हील के ऊपर होगा वो आसानी से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई बैग कैरी करते हो, हेवी बैग कैरी करते हो, मान लो ट्रैवल कर रहे हो एक शहर से दूसरे शहर में, तो जो सामान पैक किया आपने उसमें व्हील वाला सामान बैग रखते हो कि नॉर्मल बैग रखते हो? दोनों रखते हैं, बट जिसमें जो ज्यादा भारी सामान है हम कोशिश करते हैं किसमें चला जाए, व्हील वाले बैग में चला जाए, राइट? ताकि उसको बार बार उठा के ना चलना पड़े, है ना? हाँ या ना? आगे बढ़े फिर। और व्हील्स का सिंपल सा एग्जांपल है, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ पेंसिल्स नहीं, मतलब कुछ गोल वाली पेंसिल्स होती है ना, वो हेक्सागन वाली पेंसिल नहीं, गोल वाली पेंसिल लीजिए खूब सारी, उसके ऊपर कुछ बुक्स रखिए, आप स्लाइड करिए तो आसानी से बुक स्लाइड करती है कि नहीं करती? आपको क्या लगता है जब अपना वो बना था, पिरामिड्स बने थे, तो उसमें उतना ऊपर तक पत्थर पहुंचाया कैसे था हमने, उतने हाइट तक? हम्म, बोलो। वो जो स्टोन, हाँ वो जो स्टोन था ना उसके नीचे खूब सारे हम लोगों ने व्हील्स नहीं रखे थे, रोलर्स रख दिए थे। रोलर्स का मतलब क्या? हाँ, पत्थर के नीचे हम लोग क्या कर रहे थे, मान लो लकड़ी के खूब सारे रोलर्स रख दिए हमने, ठीक है? अब उन रोलर्स के ऊपर रोल करते हुए जा रहा है, ठीक है? यार, ये कॉपी कर चुके हो? ये ग्राउंड है, जल्दी लिखो। ये सब ड्रॉ मत करने मत बैठना, ठीक है? समझ में कुछ आएगा नहीं, बाद में कंफ्यूज होगी। आगे बढ़े। देखो, ये मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा फ्लोर है, हमने क्या किया, खूब सारे रोलर्स ऐसे रख दिए। अब इसके ऊपर एक भारी सा स्टोन लिया, अब इसको पुश करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? तो यही है रोलर्स का साथ, सेम काम व्हील्स के साथ है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू। समझ में आई बात? तो इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के बहुत सारे मेथड देख लिए हम लोगों ने। अब हम देखते हैं नए टाइप का फ्रिक्शन जिसके बारे में अभी तक बात नहीं की थी, का नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। कई बार इसको हम लोग ड्रैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग भी कहते हैं। इसको कभी एक्सपीरियंस करना तो बहुत सिंपल सा काम करना है, एक बाल्टी में पानी भरो, उसके अंदर हाथ डालो
और उस हाथ को मूव करने की कोशिश करो, मेहनत लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना। उसको भी कोई रोक रहा है ना, कौन रोक रहा है? तो पानी, बाल्टी का पानी रोक रहा है ना। तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, एयर बहुत थिन है, बहुत लाइट है, बट फिर भी ये फ्रिक्शन एग्जर्ट करता है। ठीक है, वाटर और दूसरे लिक्विड्स भी एग्जर्ट करते हैं। वो किनको ऊपर, लेकिन इस फ्रिक्शन के एक्ट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो पिछले वाले फ्रिक्शन से अलग है। फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब उस फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, और जितना ज्यादा तेज मूव करेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ध्यान दीजिए, फ्लूइड फ्रिक्शन का नियम अलग है। फ्लूइड का फ्रिक्शन कब लगता है? एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a fluid। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? लिक्विड एंड गैसेस, राइट। लिक्विड भी है इसमें और गैसेस भी हैं। ठीक है, एयर में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितना तेज मूव करोगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। जबकि नॉर्मल जो फ्रिक्शन था उसके वेलोसिटी से का मतलब था क्या? वो तो म्यू इनटू नॉर्मल था, है ना। दो सॉलिड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन था वो क्या था? म्यू इनटू नॉर्मल था ना बेटा। उसका फ्रिक्शन से, उसका सॉरी, उसका वेलोसिटी से का मतलब ही नहीं था। यहां पर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? सर एक बार फिर समझा दीजिए। देखो, आप एक काम करो, अपना हाथ पानी में डालो और धीरे धीरे उसे मूव करो। हल्का सा फोर्स लगता है उसको अगेंस्ट में, करता है कि नहीं करता? यस सर। उसी को तेज मूव करोगे तो ज्यादा फोर्स लगता है। तो फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? सर आप जो बोले मैंने पानी में जो हाथ डालने के लिए बोला समझाइए, आप जो सेकंड टाइम बोले मैं कह रहा हूँ, पानी के अंदर धीरे हाथ हिलाओगे तो कम फोर्स लगता है, और ज्यादा हाथ, तेजी से हाथ हिलाओगे तो ज्यादा फोर्स लगता है कि नहीं लगता? यस सर। मतलब क्या है, फ्लूइड, पानी जो फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा फ्रिक्शन, कम वेलोसिटी कम फ्रिक्शन, हाँ या ना? यस सर। बस यही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स बाय फ्लूइड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड। विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड क्यों बोल रहा हूं? कि मान लीजिए रिवर फ्लो कर रही है, उसके अंदर अगर आप खड़े हो जाओगे तब भी तो फोर्स लगेगा ना। मतलब आप मूव करो चाहे पानी मूव करे, फोर्स लगेगा, राइट। बस यही है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब कुछ खास आपको समझ में आएगा नहीं, बस आपकी बुक में क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू लिख दिया इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड के हिसाब से कितनी तेजी से मूव कर रहे हो। अगर आप रेस्ट पे और फ्लूइड मूव कर रहा है तो फ्लूइड को तो आप मूव करते हो नजर आओगे ना। बोलो, रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर को, और आप रिवर के अंदर खड़े हो चुपचाप, सूर्य नमस्कार कर रहे हो आप खड़े होके, तो रिवर को तो आप मूव करते हो नजर आओगे ना उल्टी डायरेक्शन में। जब ट्रेन में जा रहे हो तो लगता है ना पेड़ पीछे जा रहा है। हाँ, तो रिवर बोलेगी, तो आप बोलोगे मैं मूव नहीं कर रहा, रिवर बोलेगी तू मूव कर रहा है, मैं तेरे पे फोर्स लगाऊंगा, कहानी खत्म।
समझ में आई बात? आया ना? रिवर या फ्लूइड के अकॉर्डिंग अगर आप मूव कर रहे हो तो आप पे फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब आप मतलब मान लीजिए हवा नहीं चल रही है, आप बाहर जमीन खड़े हो तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन अगर वहीं विंड ब्लो कर रही है, आप खड़े भी होगे तब भी फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? बस वही कह रहे हैं कि बोला आप जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? तो विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। ठीक है, तो जब भी कोई फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको फ्लूइड का फ्रिक्शन भी ओवरकम करना पड़ेगा। इसीलिए जब कार चल रही है आपकी सड़क पे तो वो उसको एयर के अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा? पेट्रोल तो वहीं खर्चा हो रहा है ज्यादातर, पेट्रोल पेट्रोल का खर्चा वहीं हो रहा है। समझ में आई बात? उस फ्रिक्शन से लड़ने के लिए। समझ में आया? आया ना? लेकिन अब उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स बाय फ्लूइड, we design aerodynamic shapes। मतलब, और ये सीख हमें कहां से मिली है? तो बर्ड से मिली है, मतलब नेचर से मिली है। चिड़िया को देखो कभी, चिड़िया का डिजाइन कैसा होता है? चिड़िया का शेप कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा, पीछे से एकदम पतला होता है, आगे से भी चोंच निकाल के ऐसा पतला होता है, राइट? ऐसा ही कुछ होता है ना? Yes. Yes. क्यों? ताकि जब ये एयर के थ्रू मूव करे तो इसमें से एयर, इसके ऊपर से एयर आसानी से ऐसे करके ऐसे निकल जाए। समझ में आई बात? यहां से भी। सूट में एकदम कम प्रेशर। हाँ, नहीं ये आप शेप के बारे में पूरा अच्छे से नहीं समझ सकते हो, पर आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीछे भी टेल ऐसी हो। कई लोग सोचते हैं सिर्फ आगे से मतलब है, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये होने से काम चल जाएगा। आपको बता देता हूँ, अगर इस चिड़िया को बीच से काट दोगे ना, मतलब मान लो मरती नहीं चिड़िया काटने से, और ये उसके बाद ये उड़ेगी, तो इस केस में फोर्स कम लगेगा, इस केस में फोर्स ज्यादा लगेगा फ्रिक्शन का। समझ में आई बात? पीछे से भी जरूरी है शार्प होना, सिर्फ आगे से नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सुनो बात, ये हालांकि सिलेबस में नहीं कि ऐसा क्यों, बट आपको ये बताना चाहिए कि आगे पीछे दोनों से शार्प होना जरूरी होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो सोचिए, अगर ये वाला शेप होगा ना तो पता है क्या होगा? यहां से एयर ऐसे आया, ऐसे आया, मान लीजिए चिड़िया खड़ी है, सिर्फ एयर सामने से यहां से ये ऐसे जाएगा, राइट? है ना? समझ में आई बात? Yes. और यहां पे क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा। यहां पर लो प्रेशर एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि एयर यहां पहुंच ही नहीं पा रहा, तो बेसिकली इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा हो गया। लगेगा कि नहीं लगेगा? हम्म ये तो ऐसा मुड़ जाएगा, बट यहाँ पर खूब सारा ऐसा ऐसा टर्बुलेंस क्रिएट होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो इसलिए एरोडायनेमिक डिजाइन क्या होना चाहिए? आगे से भी शार्प होना चाहिए, पीछे से भी शार्प होना चाहिए। ये चीज आप मेट्रो ट्रेन में देख सकते हो, बुलेट ट्रेन में देख सकते हो, आगे से शार्प होती है, पीछे से भी शार्प होती है। और ये लर्निंग हमने कहाँ से ली है? हाँ, वही डिजाइन रहता है, पीछे भी शार्प होता है। मेट्रो ट्रेन कभी पीछे से डब्बा नहीं होती है, पीछे से भी वो ऐसी ही होती है। है ना? देखा है कभी बुलेट ट्रेन का? क्या नॉर्मल ट्रेन में ऐसा क्यों नहीं होता? वो उसकी इतनी स्पीड ही नहीं होती कि एयर से मतलब इन सबसे कोई फायदा हो।
ठीक है, समझ में आई बात। और ये सीख हमने कहाँ से ली कि ये डिजाइन बनाना है, चिड़िया से लिए, इसलिए एरोप्लेन भी ऐसा ही बनता है, आगे से भी शार्प होता है, पीछे से भी देखिएगा पतला हो जाता है, पीछे चौड़ा बीच में होता है ना एरोप्लेन सबसे ज्यादा, Yes. आगे से भी शार्प होता है, पीछे से भी शार्प होता है, बुलेट ट्रेन के साथ तो यही होता है। तो इसको ऐसे डिजाइन को क्या कहते हैं, एरोडायनामिक डिजाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। सो तो डायग्राम प्रॉपर्टी कर लो। ये किताब कह रही है कि आपने क्लास 6 में ऐसे शेप्स के बारे में पढ़ा है, पढ़ा है क्या? नहीं सर। अच्छा, वैसे जो फ्लूइड का फ्रिक्शन है उसका एक और नाम क्या है, ड्रैग है, ठीक है, मैंने दिखाया था ना। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। क्या हो गया, फिनिश, ठीक है। अच्छा चैप्टर है कि खराब चैप्टर है फ्रिक्शन, मजा आया? हम्म। किसी को हाफ ईयरली का सिलेबस मिला है क्या अभी तक? नहीं सर। अच्छा, तो किसी के स्कूल में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं सर, फिक्शन चैप्टर स्टार्ट हुआ था लेकिन बैटरी स्टार्ट अच्छा, मतलब किसी का खत्म नहीं हुआ ये, ओके। नहीं। ओके, कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, चलो ठीक है, अभी तो फ्रिक्शन चैप्टर का क्वेश्चंस बाकी है, मैं अगला चैप्टर कौन सा शुरू करूँ उस हिसाब से पूछ रहा था। मेरा मन कर रहा था लाइट पढ़ा देने का, कोई बात नहीं, आपका अगला चैप्टर बुक के ऑर्डर में साउंड है, वो साउंड ही पढ़ाऊंगा, हालांकि उससे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। कॉपी हो गया? Yes. तो सर एक डाउट है। बोलिए। सर आपने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट में चिड़िया बस वो बोले थे ना पीछे से भी एक्स्ट्रा फोर्स लगता है क्या? हाँ, देखो क्या होता है भाई, ऐसा समझ लो कि चिड़िया हवा में मूव करे या हवा, चिड़िया खड़ी रहे हवा मूव करे, फोर्स बराबर लगता है, पहले ये समझ लो, ठीक है बेटा, ओके। Yes. तो एनालिसिस हम लोग उल्टी करेंगे, ये चिड़िया मान लेते ऐसी होने की बजाय ऐसी होती, तो एयर कैसे आता है, यहाँ से आता है, जैसे स्प्लिट हो जाता है एयर, और आके आके यहाँ जाके जुड़ता वापस से, हाँ या ना, जुड़ता कि नहीं? Yes. बीच में इस एरिया में तो एयर पहुंचता ही नहीं, Yes. नहीं पहुंचता यहाँ पे एयर, तो क्या बनता है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है कि नहीं हो जाता? सर हो तो अब उस चिड़िया के बारे में सोचिए, Yes. चिड़िया के पीछे कम प्रेशर है, आगे ज्यादा प्रेशर है, तो चिड़िया पे फोर्स कितना लगेगा? सर लगेगा। किधर लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes. बस यही कह रहा हूँ, Okay सर। ठीक है। तो फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसलिए बेटर है कि चिड़िया को यहाँ पे काटो मत, पूरा पीछे तक लेके जाओ। अब जहाँ पे लो प्रेशर बनने वाला है तो जगह छोड़ो ही मत, जहाँ पे जाके वापस जुड़ने वाला है ना वहां तक पहुंचा दो, तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा और चिड़िया आसानी से चल पाएगी। इसीलिए हमारे सारे के सारे जो डिजाइन है वो दोनों तरफ से शार्प होते हैं, आगे से भी पीछे से भी। बिना ये पढ़े हम, मेरे को भी यही लगता था कि पीछे से शार्प करने की क्या जरूरत है, पीछे से पोटा रहने दो, है ना। हमको क्या लगता है आगे जाएगा हवा काट के निकल जाएगा, कहानी खत्म, राइट, यही लगता था कि नहीं लगता था? पर पीछे से भी शार्प होना क्यों जरूरी, समझ में आया? ठीक। सर फीस का भी वैसा ही है। फिश का भी वैसा ही रहता है, जितनी भी चीजें सब ऐसी ही रहती हैं, जो इसको फ्लूइड के अंदर मूव करना ना वैसा ही रहेगा, ठीक है। नेचर हमसे ज्यादा स्मार्ट, इतना ध्यान रखना हमेशा, ज्यादा स्मार्ट है कि नहीं बात अलग है, उसने गलतियां करी, जो गलतियां करी वो खराब हो जाती है, मतलब उसने जो ऐसी फिश बनाई होगी ना जो पीछे मोटी रह गई होगी, वो चल ही नहीं पाई होगी, वो मर गई, जो उसने सही फिश बनाई वही बची, समझ में आई बात, है ना। Yes, sir.
आपने अच्छा, अभी तो आप क्लास 8 में हो, छोटे छोटे बच्चे हो, आपने डार्विन के बारे में पढ़ा, डार्विन के बारे में, चार्ल्स डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नहीं पढ़ा? नहीं करनी। ठीक है, तो चिल मारो, जब वो आएगा क्लास 8 में शायद पहली बार इंट्रोड्यूस होता है वो, ठीक है, बायोलॉजी में। बायोलॉजी का वो सबसे लॉजिकल पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़े, चैप्टर खत्म हो गया, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मेरे पास कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मैं सीधे क्वेश्चन बोलता हूँ, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा, सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो